इस क्लास में एफबीडी कर लिया था हमने, मतलब एफबीडी को समझा था हमने। एफबीडी पे बेस कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी किए थे, एक आधा करके दिखा दो फिर से। कर लो, अब कर लो, बेसिक से शुरू कर लेते हैं। ये एक पुली है, इसके इस तरफ एक मास लटका दिया हमने 5 kg, ठीक है, और इस तरफ 10 kg। तो अब आपको पता है इसका मोशन कैसा होने वाला है। ऑब्वियसली इस पे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा, इस पे लगने वाला फोर्स छोटा होगा। ये मत बोलना दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, वो एक्सेलरेशन होता है, और मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स है। तो इस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस पे कम, बोलो। तो ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन इन दोनों में आने वाला एक्सेलरेशन सेम होगा, राइट ना, क्योंकि ये कंस्ट्रेंड मोशन में है। कंस्ट्रेंट का मतलब समझते हो, एक का मोशन दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा है, बंधे हुए हैं ये जितनी स्पीड से नीचे आने वाला है उतनी स्पीड से ऊपर जाने वाला है, तो दोनों में आने वाला एक्सेलरेशन सेम है। अब आपको फाइंड करना है कि कितना एक्सेलरेशन से सिस्टम नीचे जाएगा, और दूसरा आपको फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन, इस स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन की वैल्यू क्या होगी। 1 मिनट है, सॉल्व करो, आंसर बताओ तुरंत। जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लो। इसका मोशन नीचे की तरफ है, क्या इस पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है भाई, टेंशन लग रही है ना, पुल कर रही है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? इसका वेट लग रहा है, और मोशन नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेट टेंशन से ज्यादा है, सही बात है। तो इस पे ये कितने फोर्स के साथ नीचे जाएगा, तो इसका मास इनटू इसमें आने वाला एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है? इसका वेट mg, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? टेंशन। तो इस mg में से टेंशन माइनस करो, कितने फोर्स के साथ नीचे जाएगा पता लग गया, सही बात है, बोलो। ये हो गई पहली इक्वेशन, किसके लिए? इसके लिए। वैल्यू पुट कर दो, ऐसा करो याद रहेगा आपको, 10g माइनस टी इज इक्वल्स टू 10a, ठीक है। अब दूसरी इसकी इक्वेशन लिखो, इसमें टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, बॉडी भी जा रही है ऊपर की तरफ, पर वेट लग रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है कि टेंशन बढ़ा है वेट से, राइट ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? टेंशन माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5a। एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा, जितना a नीचे उतना ही a ऊपर। भाई दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई, लीनियर है, दो वेरिएबल है। 2 वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व नहीं करी हमने, x और y की वैल्यू निकाल लो, मतलब यहां पर किसकी? t और a की वैल्यू निकाल लो। g तो अपने को पता ही है, समझ गए? अभी भी नहीं होगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, t कैंसिल, a मिल गया, किसी में भी पुट करो, t मिल गया। फास्ट। अभी ये क्वेश्चन आपको जब तक इजी लगेंगे जब तक कि पुली में मोशन नहीं है, जब तक कि, हाँ, पुली रेस्ट पर है। वैसे अगर उसमें भी मोशन आ जाए तो वो भी इजी लगेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस। अब एक दो और देख लो। ये एक टेबल है, टेबल के एंड पे हमने एक पुली लगा दी, ठीक है, और यहां पर रख दिया एक मास, और यहां पर भी रख दिया एक मास। इस मास की वैल्यू है 5 kg, थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस मास की वैल्यू 15 kg, लटका रखा है 5 kg। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम मूव करेगा? ये सिस्टम ये नीचे आएगा और ये आगे आएगा? तो नो कह रहे हैं आप, बट आंसर है यस, 100% मूव करेगा। इसका आपको वेट से कोई मतलब नहीं है इसके। देखो ये इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, टेंशन ऊपर, इस पे जो टेंशन लगेगी वो इधर लगेगी ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बॉडी का वेट तो नीचे की तरफ है, वेट इसके हॉरिजॉन्टल, वेट का मतलब क्या? वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन पे कैसे असर डाल देगा? अरे ये वाला फोर्स इस पे कोई वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंगल 90 है, वर्क 0 है। जब 0 है तो कोई एनर्जी इंपार्ट नहीं कर सकता। नहीं आई बात समझ में? मतलब इसका वेट इस तरफ के, हाँ कंडीशन बस ये होनी चाहिए सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अगर सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो हल्का सा भी फोर्स काफी है इसे मूव कराने के लिए, चाहे मास 100 टन हो। नहीं आई बात समझ में? फ्रिक्शन लेस कंडीशन के लिए। ओके, अब निकालो फटाफट से कि ये कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, या फिर ये कितना एक्सेलरेशन के साथ आगे आ रहा है। सेम बात है। और स्ट्रिंग पे बनने वाली टेंशन, क्या इस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पे टेंशन सेम होगी? तो आंसर है सेम होगी, बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम, स्ट्रिंग बदली ही नहीं है कहीं। फटाफट लाइट की स्पीड दिखाएं। ये बहुत ज्यादा इजी है, देखो फटाफट से। इसके लिए इक्वेशन तो लिख दी होगी आपने, इधर देखो, ये नीचे जा रहा है 5a से, ओए ये नीचे जा रहा है 5a से, ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स कितना है? 5g माइनस टी,
इसका क्या, इसको आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन पीछे की तरफ कितना लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, तो T इक्वल्स टू 15A। आ गई दूसरी इक्वेशन। यहां कुछ माइनस प्लस करने की जरूरत है क्या? अरे इसके इस वेट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, पीछे लगने वाला कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन हमने काउंट किया नहीं, वेट तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा यहां पर, तो यहां पे सीधा सीधा टेंशन 15A के बराबर आ गया। समझ गए? यहां पे 15A पुट करो, A निकाल लो, फिर किसी में भी पुट करके T निकाल लो। कमाल है। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक डाल दो, मैन एलिवेटर प्रॉब्लम। मैन एलिवेटर प्रॉब्लम मतलब बेसिक ही है, इसके कुछ 4-5 केस है, देख लो फटाफट से, उसके बाद सॉल्व तो आप कर ही लोगे, क्वेश्चंस आपको दे देंगे, कर लेना। समझ गए? तो ये एक लिफ्ट का चैम्बर है, इसके अंदर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, बोलो, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अगर आपकी लिफ्ट रेस्ट पर है तो इस बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना? 0, तभी तो मोशन नहीं है बॉडी के अंदर। अरे F क्या होता है, नेट फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स कितना बॉडी पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, ये 0 के बराबर है, मतलब बॉडी का mg और नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम पर इक्वल है। इजी केस है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, सही बात है। अब अगर आपका एलिवेटर मान लो ऊपर की तरफ भाग रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ, बट ये v वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब क्या होगा, अभी भी कहानी वही है, नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सही कह रहे हो। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अभी भी 0 ही है, राइट ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इसमें भी n आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाए, या फिर दूसरा केस नीचे आए तो भी यही है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आए तो भी यही कहानी है, राइट है। अब अगर एलिवेटर ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, विद एक्सेलरेशन a, सही बात है, बॉडी का नीचे की तरफ लगने वाला वेट, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, बॉडी का मास इनटू उसमें आने वाला एक्सेलरेशन, सही है। बॉडी ऊपर जा रही है मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, वेट कम है, दैट इज n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यहां से हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना चाहो तो निकल सकती है, m कॉमन आ जाएगा और g प्लस a आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, अगर डायरेक्ट आपको याद है तो, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है जिसमें ए एक्सेलरेशन के साथ एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, सही बात नहीं है। या इस इक्वेशन का यूज करके ए जी एम में से जो भी नहीं पता वो निकाल सकते हैं, राइट है। अब फिर से एलिवेटर है, ये आदमी है, और अभी भी बॉडी ऊपर ही जा रही है, एक्सेलरेशन है पर नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है। नहीं आई बात समझ में? मतलब क्या है कि पहले बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी ऊपर जाते वक्त, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इसमें क्या है कि वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, मतलब धीरे धीरे रुक रही है। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो मैं कह दूं n ज्यादा है माइनस mg, और बॉडी मूव किसके साथ करेगी, माइनस ma लिख दें, बहुत बढ़िया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, m ब्रैकेट में a, पक्का यार, बहुत तेज हो आप लोग, शाबाश। अब इन्हीं केस को उल्टा करके लिख दो, ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो क्या होगा, और माइनस ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो क्या होगा, कर लोगे खुद? चलो मैं फिर केस लिखता हूं, बस बता देना आप लोग, ठीक है। तो ये एलिवेटर के अंदर आदमी है, अगेन बॉडी नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो बताओ इक्वेशन बताओ जल्दी से, n mg n इज इक्वल्स टू ma, तो n की वैल्यू क्या आ गई, m g माइनस ए, क्यों g माइनस ए नहीं आएगा, g माइनस ए तो आएगा यार, कमाल है, सही है, ठीक है। अब अगेन एलिवेटर है, मैंने अब नीचे ही आ रही है बट माइनस ए के साथ, मतलब रिटार्डेशन के साथ, फटाफट बताओ क्या, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ma, n कितना आ गया, तो g प्लस ए, पक्का
बहुत अच्छे। और भी कोई केस हो सकता है क्या? हाँ, बॉडी फ्री फॉल हो रही हो, ये रे लिफ्ट। अब बॉडी फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल होने का तो मतलब समझते हो ना कि बॉडी आ तो नीचे रही है पर जी के साथ आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे आ रही है, मतलब एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए नहीं एम जी। तो एन की वैल्यू 0 आ गई, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? तो फ्री फॉल है, बॉडी को वेटलेसनेस फील होगा, जैसे वेट ही ना हो उसके अंदर। इजी है, किसी भी केस पे कुछ भी आ जाए देख लोगे। अब आप देख लो फटाफट। ऐसे ही सेम प्रॉब्लम होती है मंकी और रोप वाली, देखी होंगी आपने कि एक फिक्स सपोर्ट से एक रोप लटकी हुई है और इस पे एक बंदर है। अब तुम दिमाग खराब करोगे मेरा, बंदर बनाना मुश्किल काम है। तो ये बन गया, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट पर है तो इसका वेट तो नीचे ही लगेगा ना, और इस पे टेंशन आएगी ऊपर की तरफ, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर mg टेंशन के बराबर हो जाएगी। अच्छा, पर याद रखना यहाँ पे जो जितनी भी स्ट्रिंग पहले भी जितनी की बात करी है हमने वो मासलेस है, मासलेस होगी तभी टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट होगी, राइट ना। अब ये केस तो आप कर ही सकते हो यार, खुद कर सकते हो। जैसे अगर मंकी, अरे बोलो, ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेंशन बढ़ गई ना, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। वैसे ही ए से नीचे आ रहा है, माइनस ए से ऊपर आ रहा है, माइनस ए से नीचे जा रहा है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, वगैरह वगैरह लिख सकते हैं ना। तो लिख के आना, होमवर्क है। नेक्स्ट लिख लो इक्विलिब्रियम, पता है ना? पता तो तुम्हें सब है। जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हों पर सारे फोर्स का नेट इफेक्ट कितना हो? 0। बहुत अच्छे, तब हम बॉडी को क्या बोलते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। लिख लो अगर लिखना चाहते हो। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर क्या है कि दो फिक्स सपोर्ट है और आपने ऐसे स्ट्रिंग बांध दी और बीच में किसी एक पॉइंट से हमने एक एम मास को लटका दिया, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है इसमें आने वाली टेंशन पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, क्या होता है इसमें कितनी टेंशन आएगी? करो करो जल्दी करो। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके अंदर कोई मोशन नहीं है, अभी एकदम स्टेबल हो रखा है सिस्टम, ना तो नीचे मूव कर रहा है ना ऊपर मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ये फिक्स हो चुका है। स्ट्रिंग हमने ऐसे बांधी, बीच में से मास लटकाया तो ये शेप आ गई। अभी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है इसके अंदर बनने वाली टेंशन पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट है आपके पास अप्रोच सोचने, देख लो देख लो देख लो जिनसे नहीं हुआ। मान लो कि इसके अंदर इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन बन रही है T1, चलेगा, और इसमें बन रही है T2। अपने को T2 से मतलब है, सही है। यहाँ टेंशन लग रही है T1, इसके कंपोनेंट बना लो, मतलब इधर और इधर दो फोर्सेस लग रहे हैं, और ये थीटा तो ये भी थीटा, 30 डिग्री ना। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट मतलब ये होगा T1 cos 30, और ये T1, अरे T1 cos 30 का मतलब क्या है? cos 30 कितना? √3/2, तो √3/2 टाइम्स ऑफ cos 30, सही है। और ये कितना? तो ये हो गया T1/2, तो T1/2 ऊपर लग रहा है और √3/2 इस तरफ लग रहा है। नहीं आई बात समझ में? पक्का? अब ये जो है ये किसके बराबर होगा? ये बॉडी के वेट के बराबर होगा, तो मतलब T1/2 किसके इक्वल है? mg के। तो T1 कितना आ गया? 2 mg, सही है। अरे T1 की वैल्यू कितनी मिल गई? पर हमें तो T2 चाहिए, तो और जो है अपना T1 √3/2 ये किसके बराबर है? ये है T2 के बराबर। नहीं आई बात समझ में? और T2 कितना है? 2 mg है। अरे बोलो, तो यहाँ पे 2 mg के रख दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ mg आ जाएगा आपका T2। नहीं आई बात समझ में? अब जितना भी mg हो उसके हिसाब से निकाल लेना, इजी है, लिख लो। ओके ओके, देखो फिर एक छोटा सा टॉपिक आता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। क्या
इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो जानते ही हो ना आप क्या होता है? अरे बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बताते हैं, आप जानते हो ना, अभी पूछते हैं तुमसे। ओके, जैसे ये एक पॉइंट है बोर्ड के ऊपर, इसकी पोजीशन को डिफाइन करो, कहां पर है ये? इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करो। हाँ हाँ हाँ, याद है वो सारी कहानी मैंने क्लास में समझाई थी एक बार, कि ये पॉइंट कहाँ है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल दोगे कि इस वाले इंस्टीट्यूट में, जो कि यहाँ पर है, इस वाले रूम नंबर में, वाइट बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, पर मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं जानती इन चीज़ों को, कि कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी जगह, कौन सा वाइट बोर्ड वगैरह एंड वगैरह। सही बात है। तो आप किसी भी बॉडी की लोकेशन को जब तक नहीं बता सकते, जब तक आपको ये नहीं पता कि किसके रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन को बताना है। यही बात समझ में? मैंने ये बोल दिया आपसे कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ, पर मैंने ये तो बताया ही नहीं आपको कि किसके रिस्पेक्ट में बताओ। सही बात है। तो अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट की लोकेशन बताओ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आप मान लेंगे ओरिजिन, कि आप यहां पर खुद खड़े हैं, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, यह है ओरिजिन। और उसके बाद मानोगे क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो परपेंडिकुलर एक्सेसेस जिन्हें हम बोलते हैं एक्स और वाई। 2D में तो इतना ही, अगर 3D की बात करोगे तो एक और मान लोगे, z, मतलब ये एक्सेस यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है। अब आप इसकी लोकेशन को एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में, कि एक्स एक्सिस पे इतना मूव कर जाओ, वाई एक्सिस पे उतना मूव कर जाओ, जेड एक्सिस पे जितना मूव कर जाओ, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। एक्चुअली में ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई और जेड। ये इसने एक्स यहाँ पे ट्रेवल कर रखा है, वाई यहाँ पे ट्रेवल कर रखा है, जेड यहाँ पे ट्रेवल कर रखा है, यहाँ पर है पॉइंट। यहाँ कैसे बना दूं? समझ गए ना आप? फील करवा सकते हैं वैसे आपको ये पॉइंट कहां पर है। देखो, अच्छी बात है, दिख रहा है, पर मैं अपनी कलाएं भी तो दिखाऊंगा। पहले आप ये बताओ, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बॉक्स एक रूम के कॉर्नर में रखा हुआ है ना? हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की। और ये जो पॉइंट है, इस बॉक्स की ये वाली लेंथ एक्स है, ये वाली वाई है और ये जेड है। मतलब इस पे एक्स गए, फिर वाई गए, फिर बाहर जेड है। अब फील कर पा रहे हैं आप इस पॉइंट को? गजब हैं आप। वहीं कर लिया था, पर मैं फिर भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे दिमागी स्तर के बच्चे भी तो बैठे होते हैं ना यहाँ पर। हर कोई आप जितना एडवांस नहीं होता। खुश हो गया तू? है? तो अब देखो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? वो सारे पॉइंट जो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। रेस्ट पर हैं या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो सारे इस इनर्शियल फ्रेम के का पार्ट है। सही बात है ना? अगर कोई ऐसा फ्रेम है जो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कोई दूसरा फ्रेम है, मैं ऐसा ही एक और फ्रेम कंसीडर कर लेता हूं कहीं पर, उसका ओरिजिन अलग है। अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम इटसेल्फ भी मूव कर रहा है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो भी इनर्शियल फ्रेम में ही काउंट होगा। नॉन इनर्शियल तब होगा जब इसके अंदर क्या आ जाए? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ जाए। नहीं आई बात समझ में? जैसे अगर मैं एक बस के अंदर बैठा हुआ हूं और वो बस एक्सेलरेट हो रही है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कांस्टेंट ही सब कुछ दिखाई देने वाला है। सही है? लेकिन अगर उसमें एक्सेलरेशन आ गया, चलते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा? मेरे पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ माई इनर्शिया। पर वो फोर्स आप देख नहीं पाओगे, वो एक फिक्टिशियस फोर्स है, वो एक स्यूडो फोर्स है। एक्चुअल में कोई वहां पर खड़े होकर मेरे को पीछे की तरफ धक्केल नहीं रहा है, तो आपको थोड़ी दिखेगा कि मेरे पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर आपसे मैं पूछूंगा मेरे पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो आप इस फोर्स को काउंट करने वाले हो क्या? मैं तो आगे ही जा रहा हूं। नहीं आई बात समझ में? तो यहां ये नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात आ गई। एक्चुअल में अर्थ भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है, अर्थ के अंदर भी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है, पर हम इसे इनर्शियल इसलिए कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू वो सिस्टम जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में काफी कम हो जाती है। समझ रहे हैं बातों को? बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे तो अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर अभी के लिए इतना ही करते रखते हैं, फ्रिक्शन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भगलो भगलो।